हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट से सिड के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हेडलाइंस देख लेते हैं। मैन्योर मैनेजमेंट, कैंगरू कोर्ट। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे, उन्होंने इस पे कमेंट किया है। जीआई टैग मिला है वाइट अनियंस को महाराष्ट्र के। फिर एल्बाट्रॉस जो लाइट मेंटल होते हैं, ये अभी रिसेंट में तमिलनाडु में देखे गए हैं, तो इसको भी देखते हैं। रामसर साइट्स 5 नई ऐड हुई हैं। मिस सबमरीन केबल सिस्टम एक नया इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों को बचाने के लिए जो क्लाइमेट चेंज के जैसे इफेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस रखी हैं, उन फ्रेमवर्क्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। तो रामसार साइट्स 5 नई ऐड की गई हैं। इससे पहले 4 और ऐड की गई थी जनवरी में, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश और 2 गुजरात की थी। वो 4 कौन सी हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। 5 जो अब रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, उनमें से 3 तमिलनाडु में हैं और एक मध्य प्रदेश, एक मिजोरम की है। ठीक है, नाम क्या क्या है आप देख लीजिएगा। करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव। साख्य सागर जो है ये माधव नेशनल पार्क में बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पाला वेटलैंड जो मिजोरम का है, वो इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में बिलोंग करता है। टोटल 3 हॉटस्पॉट होते हैं इंडिया में जो है ना। वेस्टर्न घाट का है, हिमालयन रीजन का है और इंडो बर्मन रीजन का है। तो उनमें से एक इंडो बर्मन रीजन में बिलोंग करने वाला ये पाला वेटलैंड, ये इम्पोर्टेंट है। और टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो 36 हैं ग्लोबली, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रामसर साइट्स के क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या हैं, तो देख सकते हैं आप। 9 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी केसेस में अगर आप समझना चाहो तो ये है कि अगर किसी प्रकार का वेटलैंड है, यानी कि कोई वाटर बॉडी है, और वहाँ पर अगर स्पीशीज़ हैं जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट पे निर्भर कर रहे हैं, या ग्लोबली जैसे बहुत सारे वाटर बर्ड्स रहते हैं ना, जिनके जो मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में ही एंडेमिक होते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, तो वो एरिया फिर प्रिजर्व करना, उस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो रामसर साइट्स के अंदर आते हैं। किसी भी तरह की वाटर बॉडी जिस पर किसी भी तरह से क्लाइमेट निर्भर हो, एनवायरनमेंट जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो निर्भर हो, या उस वो हैबिटेट ही अगर खतरे में हो, किसी तरह से कोई वाटर बॉडी वही क्राइसिस में हो, वो या तो कल्चरली या नेचुरली वो इम्पोर्टेंट हो। नेचुरली इम्पोर्टेंट मतलब कि जैसे कि किसी एरिड रीजन में, किसी ऐसी जगह जो मरुस्थलीय रीजन है, और वहाँ पर अगर फ्रेश वाटर लेक पाई जा रही, फ्रेश वाटर लेक, है ना, वो अगर पाया जा रहा है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी रामसर साइट के अंदर आ सकता है। कहीं ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्पीशीज जो ग्लोबली कहीं नहीं पाई जा रही पर उस पर्टिकुलर रीजन पाई जा रही है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से सारे जो साइट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। 9 क्राइटेरियाज ऐसे रखे गए हैं। ठीक है, इनमें से एक एटलीस्ट फुलफिल होना चाहिए, तब जाके वो रामसर साइट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कैंगरू कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो मीडिया अपने खुद के डिबेट्स चलाती है और कैंगरू कोर्ट्स चलाती है, ये सही नहीं है। तो कैंगरू कोर्ट होते क्या हैं? कैंगरू कोर्ट ऐसे जो जुडिशियल सिस्टम होते हैं, जो सो कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम होते हैं, एक मॉक कोर्ट टाइप जिसको कहेंगे, मतलब कि ऐसे कोर्ट जो एक्चुअल में जो कहते हैं ना कि सही नहीं है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, पर जो ट्रायल करते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्यूज्ड करार देंगे, किसी को विक्टिम करार देंगे, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे मीडिया है आज के टाइम पे, तमाम डिबेट्स होती हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी को एक्यूज और एक पर्टिकुलर पार्टी को विक्टिम पहले से ही करके और उसके बाद डिबेट कराई जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हेल्दी डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप पहले से ही बायस क्रिएट कर दे रहे हैं कि जो है ये पर्टिकुलर पर्सन एक्यूज्ड है ना, ये गुनहगार है, ये गिल्टी पर्सन है। वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, इसको पहली बार जो टर्मिनोलॉजी ये यूज़ की गई थी 1958 में, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। उसके बाद
सोवियत यूनियन के टाइम में जो स्टालिन का एरा था, उस टाइम पे भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था। इसको मॉस्को ट्रेल बोला जाता था उस टाइम पर। ठीक है। तो कैंगरू कोर्ट से रिलेटेड थोड़ा सा जो हम और देख सकते हैं वो ये है कि मीडिया किस तरह से रेगुलेट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो दो पर्टिकुलर ऐसे लॉज हैं जिनके थ्रू मीडिया रेगुलेट किया जाता है। एक तो है केबल नेटवर्क एक्ट 1995 का, और 1990 का प्रसार भारती एक्ट, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और चार बॉडीज जो हैं इंडिया में वो रेगुलेट करती हैं इसको। कौन सी चार बॉडीज हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, और फाइनल में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ थी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है मिस्ड सबमरीन केबल सिस्टम। वो हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए क्लियरेंस मांगा था इस मिस्ट सिस्टम जो है इसको कंडक्ट कराने के लिए। तो बेसिकली है क्या ये कि एक ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम ले डाउन किया जाएगा इंडिया में, मुंबई से मलेशिया तक, म्यांमार तक, सिंगापुर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो ये जो होगा ये तमिलनाडु होते हुए जाएगा। तो ये जो रीजन पड़ता है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर पड़ता है, तो इसलिए इसको इसके लिए क्लियरेंस मांगा गया है कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स को ले डाउन करने के लिए वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ माइनिंग वगैरह टाइप जो कुछ भी एक्टिविटी होगी वो सब कंडक्ट कराने की परमिशन दी जाए, है ना। तो अब मिस्ट है क्या? एक इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें अंडर सीज जो केबल रहेगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल रहेगा, वो अंडर सीज ले डाउन किया जाएगा और कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडिया के बीच में, है ना। 8,100 किलोमीटर लंबा ये होगा ट्रांजिशनल फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम। ये सिस्टम जो ले डाउन किया जाएगा वो मुंबई से सिंगापुर, चेन्नई होते हुए जाएगा, 8,100 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, टेलीकॉम कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यूज़फुल रहेगा। और मुंबई का जो कोस्टल एनवायरनमेंट है उस पर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुंबई से ट्रैवर्स करते हुए पूरा वहाँ तक जा रहा है, सिंगापुर तक। ठीक है। और जो स्टेक होल्डर्स तमाम कंपनीज होती हैं ना, वो लोग जब इंटरनेशनल लेवल पर जब मतलब जैसे किसी जैसे मुंबई में ही है, तो मुंबई में आपस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एयरटेल, जियो वगैरह, ये सब जो आपस में बैंडविड्थ को लेके आर्गुमेंट्स वगैरह होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि जो थोड़ा बहुत भी अ, आपस में जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जिस तरह के रहते हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब केबल्स ले डाउन किए जाएंगे तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे इसके रिगार्डिंग, और उसी फ्रेमवर्क पॉलिसी के बेसिस पर ही बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब एलोकेट किया जाएगा स्टेक होल्डर्स को। ठीक है। इसके अलावा अब आप देखोगे तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड को कनेक्ट करने के लिए एक रिलायंस जियो इन्फोकॉम इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX ये बनाया जा रहा है रिलायंस जियो द्वारा। ठीक है। फिर इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ये एक है जो इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करेगा विया सऊदी अरेबिया, है ना। फिर CME-V6 प्रोजेक्ट जो है ये सिंगापुर, फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव से सब आपस में कनेक्ट करेगा। अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए ये अफ्रीका 2 केबल, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कंडक्ट हो रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो PCS वगैरह के एग्ज़ाम्स में या छोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं इनसे। ठीक है। पर अगर IAS के संदर्भ में देखा जाए तो ना सिर्फ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सिग्निफिकेंस इनका क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सब चीज़ें। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। द हिंदू का एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको भी देख लेते हैं। लाइट मेंटल एल्बाट्रॉस अंटार्कटिक सी में जो पाया जाता है वो अभी तमिलनाडु में देखने को मिला है। ठीक है। तमिलनाडु में पाक बे जो है वो आपका साउथ ईस्टर्न रीजन जो पड़ता है आपका तमिलनाडु कोस्टल रीजन में, एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स जो पड़ते हैं उसके पास है पाक बे।
और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बेसिकली बीच में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे लिटरली दसियों हजार टाइप के जो कोस्टल स्पीशीज होती है ना, आपकी वाटर बॉडी स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। आपका एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही प्रॉपर इकोसिस्टम है, जो मरीन वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन पड़ जाता है ये। और इसीलिए यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत सारी पाई जाती हैं। तो आप देखो अंटार्कटिक सी में पाए जाने वाली एक माइग्रेटरी बर्ड ये तमिलनाडु के कोस्ट में पाई जा रही है अभी के टाइम पे। कहाँ पर? रामेश्वरम आइलैंड जो है ना, जो आपका कन्याकुमारी के पास पड़ता है ये आइलैंड। तो इस रीजन में इस ये देखा गया अभी रिसेंट में। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसको ग्रे मेंटल एल्बाट्रॉस भी बोलते हैं, लाइट मेंटल एल्बाट्रॉस को, और लाइट मेंटल सूटी एल्बाट्रॉस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। दीज स्पीशीज लिव्स मोस्टली इन देयर फ्लाइट्स, मतलब कि ज़्यादातर उनका जो जीवन व्यतीत होता है वो उड़ते हुए ही होता है। वो बहुत कम होता है कि वो स्टेशनरी एक जगह रुकती हैं। शायद इसी वजह से ये पूरा सारे समुद्र पार करते हुए यहाँ इस रीजन में पहुँच गई हैं, ठीक है। ये सब जो ये अबाउट वाला रीजन है ना आपका, ये IAS के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह का पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको जो अभी रिसेंट में पार्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में पाया गया है, और वो देखने में इस तरह का रहता है, लाइट मेंटल होता है देखने में, और सरकमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन जिसका होता है एक्चुअल में अंटार्कटिक सी में पाया जाता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपसे नाम पूछ लिया जाएगा। रिसेंट में न्यूज़ में था, इस तरह से करते पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ की न्यूज़ थी ये, मैंने डालना भूल गया हूँ। तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होकर बहुत सारे चिल्ड्रंस जो हैं, जो बच्चे हैं, वो बेघर हुए, या उनको तमाम फाइनेंशियल इकोनॉमिक या एजुकेशन जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनसे छिन जा रहे हैं। तो ये सारी इश्यूज जो बच्चों को होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को एक गाइडलाइन बनाई गई है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये ग्लोबल गाइडलाइन है, और बच्चों के लिए पहली ऐसी ग्लोबल गाइडलाइन बनाई गई है, ठीक है। तो गाइडलाइन क्या है वो एक बार को देख लेते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, और यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ये सारी इसके जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी रहेंगी, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं एक बार को देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि हाँ, मेंस के हिसाब से आपको वन लाइनर में पोर्ट्रे करने को मिल जाएगा कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्शन के लिए बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक गाइडलाइन बनाई थी। और चाहो तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल इसमें याद करने के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अलीबाग महाराष्ट्र में वाइट अनियन जो उगाए जाते हैं, जो वहाँ के एंडेमिक ये एंडेमिक प्लांट है वहाँ का, उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक बार देख लेते हैं। किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड अगर प्रोडक्ट है और वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के संदर्भ में ही देखा जा रहा है, तो उसको जीआई टैग मिल सकता है, ठीक है। जीआई टैग एक तरह से उस पर्टिकुलर लोकेशन या वहाँ लोकेशन के जो भी फार्मर्स वगैरह हैं, या उस लोकेशन के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक पेटेंट टाइप मिल जाता है कि अब जो ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे वाइट अनियन है, तो ये जो प्रोड्यूस किए जाएंगे वहाँ के लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ इंसेंटिव्स वगैरह उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो रहता है ये लगभग 10 साल के लिए मिलता है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो मिलता है वो 10 साल के लिए मिलता है, और हर 10 साल पे इसको रिन्यू कराया जा सकता है। किसके अंडर मिलता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, जो 2003 में इफेक्ट में आया था। पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला 2004-05 में, ठीक है। आज की आखिरी न्यूज़ जो है मैन्योर मैनेजमेंट। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक कंपनी स्टार्ट की है, एमरीडा लिमिटेड, ठीक है। जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज,
एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और बेसिकली इसमें रहेगा क्या कि जो इन्वायरमेंटली अगर पर्सपेक्ट में देखा जाए तो मैन्योर इस तरह का बनाया जाए जो केमिकली इन्फ्लुएंस ना हो बल्कि ऑर्गेनिक तरीकों से बना हो। तो मैन्योर मैनेजमेंट रिफर्स टू कैप्चर, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल मैन्योर्स। एनिमल मैन्योर मतलब कि जैसे डेड बॉडीज जो एनिमल्स की हैं या एक्सक्रीटा है उनका या फूड रिमेनिंग्स जो हैं, तो उनको प्रोसेस प्रोसेस करके मैन्योर जो बनाया जा रहा है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होगा। ठीक है, वो किसी भी तरह से ना सॉइल को इम्पैक्ट करने वाला है ना क्रॉप को इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस तरह के जो मैन्योर हैं उनको प्रमोट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा? लो कॉस्ट पड़ेगा फर्टिलाइजर्स का, इनकम इंक्रीज होगी इसके थ्रू, और जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसको भी प्रमोशन मिलेगा, ग्रीन हाउस गैस जो एमिट होती हैं वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, मैन्योर मैनेजमेंट से रिलेटेड और जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो गोवर्धन, सुधन, और एक स्कीम चलाई जा रही है बायोवेस्ट से मैन्योर बनाने का, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का। ठीक है, इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम भी बोला जाता है। ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो इस पे क्या रहेगा, जैसे बायो वेस्ट जो कुछ भी है उसके थ्रू मैन्योर बनाने पर कुछ आपको इंसेंटिव या कुछ आपको सब्सिडी दी जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं और आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।